डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखो कहाँ से हुआ तुम्हारे। अब इसके इन टेक्स्ट देखो। इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर बताओ। 203 203। हाँ 203 पहला सवाल, which of the following property of a proton can change when it moves freely in magnetic field? मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें प्रोटॉन जाता है, तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। नाउ पूजा ये बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसकी क्या डायरेक्शन है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। हाँ बोलो अदिति। इनसाइड, दैट इज इनसाइड बोर्ड। इसकी क्या डायरेक्शन है? सरल से सवाल में अभी तुम इधर उधर देखने लगती है। अब क्या किया जाए? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? फील्ड इनसाइड बोर्ड। क्योंकि जो जाता हुआ तीर होता है वो कैसा होता है? ऐसे ही दिखता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज एरो है पीछे से देखोगे तो कैसे दिखेगा? वो यहाँ से कोई देखेगा तो इसको ऐसे ही दिखेगा कि नहीं, और इधर से कोई देखेगा आगे से तो कैसा दिखेगा? आता हुआ तीर। तो ये अगर हमारी तरफ आ रही है तो फील्ड ऐसी बनाई जाएगी, और हमसे दूर जा रही है तो फील्ड कैसी बनाई जाएगी? ऐसे बनाई जाएगी कि नहीं? अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर प्रोटॉन एंटर किया, पहला ही सवाल है। ये प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन ने यहाँ एंटर कर दिया, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? बोलो सुनील। अब तो चेक कर लेता हूँ मैं भी। तो इन्होंने कहा F, B और I, ये सब हमने लिख लिया अपने हाथ में। अब देखो I इधर किया और B अंदर है। करिए करिए। तो दैट इज, यानी I इधर किया, B अंदर, तो फोर्स कहाँ लगा? अपवर्ड लगा। बोलो सही है? अपवर्ड लगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स जा इधर रहा था? ठीक है, जा इधर रहा था, और जिधर अगर कोई चीज जाए, क्या तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जाए और सेंटर की तरफ उसे न्यूक्लियस उसे खींचे तो इस तरीके का जो फोर्स होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है। ये पार्टिकल इधर जा रहा है और बोलो इसको, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? बताइए जरा। क्या अपवर्ड? क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है? तो ये अब ये प्रोटॉन अब इधर डिफ्लेक्ट हो गया, सही है। अब मुझे बताओ, अगर डिफ्लेक्ट होके ये यहाँ आ गया, ये प्रोटॉन इधर आ गया, इस पर अदिति बताओ अब किधर फोर्स लगेगा? सर वो ऊपर, इलेक्ट्रिकल को ऊपर की तरफ देखा जाएगा। करेक्ट। ये करंट हो गई। करंट ऊपर देखो। अब देखो करंट ऊपर देखो, ये आई है मेरे हाथ में, देखो आई बना हुआ है। अंदर की ओर भी रखो, किधर लग रहा है फोर्स? बनाओ बनाओ। सही है, इसको इधर करिए। तो करंट ऊपर है, देखो करंट ऊपर है, बी अंदर है। तो अब बताओ क्या अभी भी इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर इधर लगेगा फोर्स, कोई चीज जा इधर रही है, फोर्स इधर इधर लगे, तो क्या अब ये इधर आ जाएगा? और मान लो चलते चलते इधर आ गया और अब निकलने वाला है प्रोटॉन। अब इस पर फिर फोर्स किधर है? अब इधर करंट है, जरा फिर से करो। सर डाउनवर्ड। ये सही है क्योंकि करंट आपने इधर दिखा दी, बिल्कुल सही। क्या हर हालत में इस पर लगने वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? देखो तीनों ही केस में सुनील चेक करो। जब इधर जा रहा था तो ऊपर इधर आया तो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और जब ऐसे आ गया तो भी क्या परपेंडिकुलर? बोलो सही है। एज फोर्स, और यहाँ पर भी हर जगह ही हो रहा है क्या?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताइए? फोर्स हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकता। बदल पाएगा? जैसे सन अर्थ को खींच रहा है, तुम इसे सन ही मान लो, तो सन हमेशा अर्थ पर किधर फोर्स लगा रहा है? सेंटर की ओर। तो क्या अर्थ की कभी स्पीड बदलेगी? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इसके चारों तरफ, जो कि 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होती, क्या वो कभी बदलेगी? क्योंकि ये दोनों ही मोशन कैसे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर प्रोटॉन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो वो कैसा मोशन करेगा सरोज? यस, इट विल डू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या इसकी डायरेक्शन बदलेगी श्रेया? बदल जाएगी। क्या इसकी स्पीड बदलेगी? क्या इसकी वेलोसिटी बदलेगी? बताती नहीं हो, आप बताओ, आप बताओ। वेलोसिटी डायरेक्शन से चेंज जब डायरेक्शन ही बदल गई तो वेलोसिटी बदल ही गई, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन और स्पीड दो एस्पेक्ट हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी बदलेगी तो बोलो हाँ, क्योंकि डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी तो बदल ही गई। क्या स्पीड बदलेगी? क्या इसका मोमेंटम बदलेगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने से क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो निष्का क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नहीं बदलेगा? हाँ, और क्या नहीं बदलेगा? और अब यही लिख लो। When particle, समझ में आएगा पहला क्वेश्चन? When particle enters, when charged particle enters in, कहाँ पर? Inside magnetic field। तो आपके हाथ में ही है कि करंट के परपेंडिकुलर फोर्स है। इससे बड़ा सबूत क्या है? देख लो, F और I परपेंडिकुलर है, then force always acts, क्योंकि प्रोटॉन जहां जहां चले वही करंट है, प्रोटॉन का चलना ही करंट है। then force acts on proton perpendicular to its speed, perpendicular to its motion, लिख लो, perpendicular to its motion, so it will execute। जब भी मोशन के परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स रहे तो ऐसे में कैसा मोशन राज बन जाता है? जब भी मोशन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगता हो, हर हाल में लगता हो, तो तुम्हारे फिंगर के हिसाब से भी वैसा ही लग रहा है। सो it will execute uniform circular motion, so it will execute uniform circular motion, uniform circular motion। so what will change? अब चेंज के बारे में लिखो, नॉट चेंज के बारे में लिखो। चेंज होगी इसकी डायरेक्शन, चेंज होगी इसकी वेलोसिटी, चेंज होगा इसका मोमेंटम, और क्या क्या नहीं चेंज होगा? चेंज नहीं होगी इसकी स्पीड, चेंज नहीं होगी इसकी काइनेटिक। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो हम लोग बता दें। हाँ ज्योत्सना बताओ, ए चेंज होगा? मास चेंज होगा? ये पे देखो, यही सवाल है। कहाँ पे देखो, ये देखो ना, बताओ मास चेंज होगा? अच्छा, बी बताओ स्पीड चेंज होगी? सी वेलोसिटी चेंज होगी? डी मोमेंटम चेंज होगा? पूरी बात तुमने कह दी। देखो मास विल नॉट चेंज। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल बी अफेक्टेड? मान लो आपने सुनील एक रॉड ले ली है और उसको किसी में ऐसे टांग दिया है और इसके चारों तरफ तुमने ऐसे मैग्नेट ले लिए, तो कब इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो?
ये ऐसे झूलेगी, कब झूल जाएगी? जबकि इसको हमने यहाँ पे ऐसे करंट इसमें कैरी करा दी, सही है। तो जब भी मैग्नेट होता है और करंट होती है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो होता है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। चार चीजें कल आपको बताई थी, कौन सा फार्मूला बताया था? दैट इज F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है। एक साइन थीटा भी होता है, उसको छोड़ देते हैं। BIL बताओ कब ये मैक्सिमम होगा? फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा? दूसरा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दैट इज, अब देखो, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर रहेगी, वो साइन 90 से आ जाता है। साइन थीटा है, लेकिन साइन मैक्सिमम कब होता है? चौथा भी एस्पेक्ट लिख दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए वायर के? परपेंडिकुलर, सही। चलो लिखो, डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिफ्लेक्शन। तो मैं आपको लिखवा देता हूं, और ये थीटा किसके किसके बीच एंगल है दिव्या? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रॉड। अब तुम रॉड, जैसे फील्ड ऊपर से नीचे है, देखो फील्ड कैसी है, और तुम टेढ़ी मेढ़ी रॉड रखो तो बोलो तब अच्छा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फील्ड नीचे आ रही हो, रॉड ऐसे देखो परपेंडिकुलर हो गई, ऐसा रख दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि थीटा कम हो जाएगा 90 से, तो अच्छा डिफ्लेक्शन देगा। तो तुम अपने फिंगर के हिसाब से करो। देखो इसमें भी बी और एफ परपेंडिकुलर है, तो अगर कम ज्यादा भी करोगे, देखो ऐसा होता है ना, लोग गोली चलाते, कम ज्यादा भी करोगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन सबसे अच्छा डिफ्लेक्शन पाना है तो बी और एल ये है, जो आई है वही एल है, तो इनके बीच हमेशा कम ज्यादा किया जा सकता। बट ये मैक्सिमम कब होगा बताओ? यही तो लेंथ है, ये भी है, कम भी कर सकते हो, लेकिन साइन मैक्सिमम कब होता है? तो जब 90 रहेगा। फोर्स हमेशा यही लगेगा, लेकिन कम ज्यादा तो हो रहा है ना। समझ में आ गई बात? चार एस्पेक्ट लिखो, कौन कौन से बताएं? लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज मैक्सिमम। वैसे कल करा दिया था, एक और जोड़ देंगे। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, एक्सटर्नल ये लगा रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। दूसरा, लेंथ ऑफ रॉड, वैसे सुनील ने सारे बता दिए हैं, लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड। सी, तीसरा बताओ अंकुर राज। सर एक्सटर्नल सर हो गया, आप बताओ। करंट इंक्रीज, करंट, if the current increase, ये अपना मोटिवेशन ही खो दिए हैं। जिनको कोई जामो चाहिए, 4-5 दिन आए नहीं, क्या ये तो सोचते हैं कुछ जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया। दैट इज करंट इन रॉड इज इंक्रीज्ड। और चौथा क्या है बोलो अंकुर राजा, बताओ चौथा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री का मतलब है कि थीटा इज 90। इसका मतलब क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू रॉड। मैग्नेटिक, क्योंकि रॉड से ही करंट जानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फील्ड इज परपेंडिकुलर टू रॉड। ये सब कई तरीके से एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो समझने पे ज्यादा ध्यान दें। रॉड ए बी दिए, रॉड की लेंथ क्या दी है? देखो बुक में ए बी दिया है, आगे देखो। अब बुक के हिसाब से आओ। हाउ इट विल बी अफेक्टेड जस्मिता? करंट इन रॉड ए बी इंक्रीज पढ़ो। हाउ इट विल बी अफेक्टेड बोलो। How the deflection or displacement will be affected if the length of rod AB is increased? बता ही नहीं। सरोज आप बताओ। ऑप्शन थर्ड, थर्ड नहीं, हर एक का आंसर दो। ऑप्शन थोड़ी है ये, सभी के बारे में 3 आंसर देने हैं, तुमको ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है। बताओ पहले केस में हाउ द डिफ्लेक्शन इज अफेक्टेड
If the current in rod is increased, then how the deflection is affected? आप आंसर दीजिए, बोलो आयुषी. How the displacement is affected? बोलो. Displacement will be increased. तुमको ये आंसर देना है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज, ये बताना है. सही है? तो पहले का आंसर क्या होगा? डिक्रीज. देखिए इस चीज को, ठीक है, ये तो मैंने समझाया है. अब हम आंसर पे आते हैं. कहने का मतलब है कि अगर फील्ड कहीं पर है, सही है, फील्ड कहीं पर भी होगी, जैसे फील्ड डाउनवर्ड है और तुम्हारा कंडक्टर ऐसे रखा हो जिसमें करंट जा रही हो, और ये फील्ड है डाउनवर्ड, ये देखो, और कंडक्टर ऐसे रखा हो, टंगा हुआ है और इसमें करंट जा रही, इसमें आई है और ये बी है. तो बोलो यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगी, जबकि दोनों की लेंथ एल ही है. बस एक को जरा ऐसे रख दिया, एक को ऐसे. यहाँ 60 डिग्री पर रख दिया है और यहाँ 90 डिग्री पर. तो बोलो साइन 60 रखें. ये एंगल किसके किसके बीच का है? दैट इज एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का है मोनिका? बी एंड आई. ठीक है, आई और बी के बीच का. तो बोलो साइन 90 मैक्सिमम होता है कि साइन 60? तो मैक्सिमम यही रहेगा, परपेंडिकुलर. जब भी फील्ड, और फील्ड अगर नीचे है तो रॉड ऐसे होनी चाहिए. 90 हो गया, ऐसे हो गई रॉड तो नहीं होगा, ऐसे. सही. चलो बस एक ऑप्शन के तौर पर देखो, अगली क्लास में तो तुम समझोगे, आ जाएगा. यहाँ लिखिए सेकंड में पहले का आंसर बताओ. इफ करंट इन रॉड, सेंटेंस पूरा करो जस्मिता. करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज्ड, बताइए. देन द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज्ड. और बात बोलो, फार्मूला यही है. सेकंड, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मेकर का इस्तेमाल कर लो तो क्या होगा? श्रेया, आयुषी, क्या? डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा दूर भागी. देखो इस चीज को, इफ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड, तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज. तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज. तीसरी चीज बताइए आयुषी कि लेंथ ऑफ रॉड ही बढ़ा दी जाए. लेंथ ऑफ रॉड, देन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा हूं तो फोर्स समझिए. बी बढ़ा है तो भी फोर्स बढ़ा, आई बढ़ा है तो भी बढ़ा, एल बढ़ा है तो भी बढ़ा. सही है. लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इंक्रीजेस. इंद्रजीत, इस चैप्टर में यूज होने वाले 3 फार्मूले बताइए. B is equal to NIA, B is equal to mu IA, म्यू mu and NIA, mu MI and NI. म्यू एन आई. और तीसरा So this is F is equal to BIL. सही. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. A positively charged particle projected towards west. ये देखिए, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ भेज दिया गया वेस्ट पर. तो वेस्ट में जाते जाते वो किधर भाग गया? टूवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ किधर होता है? ऊपर. और इधर क्या होता है? ईस्ट. और नीचे क्या होता है? तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ हो गया? ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा तभी तो ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ. अच्छा, अल्फा पार्टिकल तुम लोग जानते हो क्या होता है? दैट इज बाईवैलेंट हीलियम कैटायन.
तो हीलियम का कैटायन है, हीलियम पे कितने चार्जेस होने चाहिए? 2+। अल्फा पार्टिकल फिर समझ लो, हीलियम का ये न्यूक्लियस होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिसके चारों तरफ अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये भी भाग गया और ये भी भाग गया, कुछ बचा इसके चारों तरफ। यही अल्फा पार्टिकल है। हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अब मुझे बताओ, ये इधर जा रहा था हर्षिता, तो करंट किधर थी? इधर ही थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ चल जाए वही करंट होती है। इस पे भी दो चार्जेस समझिए, ये दोनों सेम है, ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। करंट इधर है, फोर्स ऊपर, नॉर्थ चला गया ना वो। अब आप मुझे बताइए फील्ड किधर है? करंट राइट हैंड से करो, अब फोर्स ऊपर। तो आप देखो करंट किधर है, अपने हाथ से ऐसे करो, करंट इधर है, फोर्स ऊपर, ऐसे हाथ से करो अपने हाथ से सभी लोग, करंट ऐसे कर लो। करंट करंट किधर है? इधर अल्फा पार्टिकल जा रहा है, फोर्स को ऊपर दिखाओ, करंट किधर दिखा रहा है? इधर ना, सही है। अब फोर्स ऊपर, तो बी किधर है? आउटसाइड पेपर है कि इनसाइड पेपर? आउटसाइड बोलो, बी किधर है? That is coming out of the paper. The magnetic field is coming. देख लो इधर देखो, करंट किधर जा रही बताइए? वेस्ट, तो वेस्ट करो फिर, ऐसे करो फिर, करंट वेस्ट वेस्ट की ओर करो ना। और फिर फोर्स किधर है? ऐसे, ये देखो करंट इधर, फोर्स ऊपर, तो आउटसाइड पेपर हुआ, इधर लग रहा, नॉट उधर थोड़ी होती, ऐसे नहीं देखा जाता भाई। आप, मैं इधर वेस्ट कह रहा हूँ, वैसे नहीं देखा जाता है। दैट इज, आप मैप के हिसाब से देखो। मैंने ऊपर नॉर्थ बना लिया है, समझ आई बात कि नहीं? आप इसी में सारी डायरेक्शन बना लो, ओके? जैसे आपने कहा इधर जा रहा है वेस्ट की ओर, सो दैट अगर इधर की ओर जा रहा है, करंट इधर जा रही है और फोर्स ऊपर है, फोर्स उधर कर रही हो, तो देखो इसका फिर आंसर देखो, इसका आंसर देखते हैं। बात तो सही है, क्योंकि ऊपर तो नॉर्थ नहीं होगा ना, लेकिन अब बुक क्या कहती है, मैंने तो इसके हिसाब से नॉर्थ ऊपर लिख दिया है, लेकिन ऊपर तो इस प्लेन को जैसे नीचे देखो, ऐसा मैंने ये बताया है कि ये देखो, आप इंडिया का ही मैप देखो ना, इंडिया में ऊपर नॉर्थ दिखाया जा रहा है कि नहीं? तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये दिखाया जा रहा है कि पार्टिकल इधर जा रहा था और नॉर्थ डिफ्लेक्ट हो गया, मैप में भी तो ऊपर नॉर्थ दिखाते हैं ना। अगर उसको हम लोग प्लेन पेपर पे करेंगे तो उस तरफ होगा ना। तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो भी वही चीज है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ऐसी बात है। हाँ, तो आउट ऑफ तो अपवर्ड होगा अगर वो प्लेन पेपर नॉर्थ ईस्ट में। चाहे बोर्ड देखो, तुम अपने पेपर पे कर रही हो, बोर्ड पे कर रहा हूँ, बस इतनी है। तुम्हारा पेपर रखा हुआ है, समझ आई बात की नहीं? जैसे उधर जा रहा था, तुमने फोर्स नॉर्थ पे किया, देखो तुम्हारा पेपर ऐसे रखा, तुम्हारा पेपर ऐसे रखा है, तो तुमने क्या किया? आई इधर किया और नॉर्थ इधर किया, नॉर्थ ये फोर्स किधर किया? देखो फोर्स तुमने नॉर्थ की ओर किया, तो नॉर्थ ऐसे कर दिया, तो तुम्हारे पेपर से बाहर निकलना है। हम भी करें तो हमारे भी तो पेपर से बाहर निकलना है। क्या दोनों में फर्क है? हाँ, सेम ही तो है। सेम ही चीज है। आप अपने पेपर पे नॉट कर रही हो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, तो सेम ही है वही चीज। सेम ही है। देख लो, तुमने कहा भाई हम पेपर पे नॉट उधर मानते हैं, मान लो, तो भी फोर्स, जो फोर्स है दैट इज फील्ड आउट ऑफ पेपर, योर पेपर, और हमारे में आउट ऑफ माय बोर्ड। एक ही चीज है, कोई देखने की जरूरत नहीं है, है ना? चलो इस चीज को देख लें। So that is magnetic field is out of, but ठीक है, it is coming out of paper and perpendicular to it, ऐसे लिख दो magnetic field। और ये जरूर लिखना, ये Fleming's magnetic field is out, coming out of paper and perpendicular to it। ये किस वजह से है? It is due to Fleming's left hand rule।
और इसके लिए आप ऊपर की ओर फोर्स दिखाओ और बोलो इधर की ओर क्या दिखाओगे, और करंट बोलो फील्ड दिखाने का क्या तरीका है, क्या फील्ड ऐसे दिखाओगे? देखो मैंने तीनों चीज दिखा दी। अब आप अपने हिसाब से अपने हाथ को सेट कर लो, देखो वैसे ही रिकंसिडर बिल्कुल यही चीज लोगे। चलो अगला क्वेश्चन करें। अब हम लोग एक्सरसाइजेज में आते हैं। उसके पहले थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म तुम्हारी बुक में दिया है, वो भी समझो। व्हाट डज इट मीन बाय अर्थ मैग्नेटिज्म? चलो ऐसे क्वेश्चंस में भी डायग्राम भी बनाना होता है। बनाना कुछ नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए तो मुझे बनाना पड़ेगा। सही तरह से प्रैक्टिस करो तो बनाने पे एडिशनल मार्क है। अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ भी उसको इम्प्रेस करोगे, तुम्हारा काम है कि जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उसको मक्खन लगा। अगर तुम कहीं भी दिखा दोगे कि तुमने एक्स्ट्रा किया है तो तुम्हारी बहुत सारी गलतियां ओवरलुक हो जाएंगी। वो देखेगा कि बच्चा तेज है, चेक करो, अरे ये सब तो लिखा ही होगा। और मान लो तुम छोटा छोटा लिमिटेड आंसर लिख रहे हो, तो फिर अगर एडिशनल आता है कॉन्फिडेंस के साथ आता है तो वहां दिखा दो, तुमको उसका वो देगा कहीं ना कहीं। उसको पूरी कॉपी चेक करनी, बहुत सारा तो ओवरलुक कर जाएगा। उसको उसका एक ग्रेटिट्यूड है, वो दे के ही रहेगा उस पर। ये ना सोचो कि हमने पूरा कर दिया, उसे खुश कर दो, पैम्परिंग करो बस। चलो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर मैं देखूं तो अर्थ का कैसा रोटेशन है, ये शुरू के पहले पेज पे है। अरे बुक में दिया भी है, पूछा भी जाता है, रह गया था तो चलो इसको कराई दें। ये देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ कैसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करेगी तो हम ये कह सकते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तभी तो ईस्ट टू वेस्ट सन दिखता है। अच्छा ये पूरी कौन से चार्ज की पार्टिकल है बताओ? अर्थ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। मैं ये कहूं कौन सी पेज पे? अभी देख के बता रहे हैं, पहले आप समझ लो, मैं फिर ये देखो पहले पेज पे ये अर्थ ऐसे मूव कर रही है, सही है। और अर्थ पूरी कौन सी है, इस पे नेट चार्ज क्या है? तो मुझे बताओ अगर अर्थ ऐसे मूव कर रही है तो क्या निगेटिव चार्ज ऐसे से चल रहे हैं? तो बोलो अगर ऐसे निगेटिव चल रहे हैं तो करंट कैसे चल रही होगी? निगेटिव के उल्टी चलती है दिशा में क्या? करंट बताओ कैसे चल रही है? ऐसे चल रही होगी। जरा मैक्सवेल का थंब रूल लगाओ करंट और मैग्नेटिक फील्ड से, बताओ नॉर्थ किधर होगा? ये सोचो कि निगेटिव इधर चल रहे हैं तो तुम सोचो करंट इधर चल रही है। निगेटिव को उल्टे चलती है, करंट देखो उल्टी चल रही है। अच्छा करंट उधर चल रही है तो अपना राइट हैंड निकालो और राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो ये राइट हैंड है तो निगेटिव किधर चले चेक करो, तो करंट किधर चली बताओ? ऐसे। करंट कैसे चली? निगेटिव इधर तो करंट ऐसे चली। बोलो नॉर्थ किधर हुआ? नॉर्थ नीचे हुआ, इसीलिए तो जो हमारे मैग्नेटिक कंपास का साउथ है इधर इधर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर साउथ है। पूरा अर्थ एक बार मैग्नेट है, जरा ध्यान दीजिए, समझो इस चीज को। पूरा अर्थ है, ये मुझे बताओ कि ये अर्थ है, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो तो ये मुझे बताइए कि सही है ऐसे ऐसे निगेटिव सारे चार्जेस चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? तो बोलो करंट कैसे चल रही होगी? उल्टी। माइनस चार्ज कैसे चले? ऐसे। तो करंट कैसे चली? ऐसे चली। अच्छा करंट ऐसे चली तो जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ। लगाया? बताओ नॉर्थ किधर हुआ? नॉर्थ नीचे तो साउथ किधर हुआ? ऊपर। अगर साउथ ऊपर हुआ तो अर्थ को एक बार मैग्नेट मानो, और अर्थ इज ए जायंट बार मैग्नेट, जिसका ये देखो अर्थ इज ए जायंट बार मैग्नेट whose geometric south pole is magnetic north pole, and ये ज्योमेट्रिक है,
ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल। तो ये चीज क्या है बताइए, जहां ऊपर में आप ग्रीनलैंड और ये सब है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, वो सब क्या है उसके पास। नॉर्वे में तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। देखो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल की ओर क्या हो गया बताइए, मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये क्या है बोलो, ज्योमेट्रिक साउथ पोल, और उसकी तरफ क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब देखो इसको करके दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। तुमने बात मैंने निकाला तो निकालो। बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज़ का आवाज़ तो बहुत सुखोई को मुझे बहुत ये देखो, और NS वाला लिखा हुआ है, NS लिखा हुआ है। ये देखो, अब देखिए मेरे हाथ के नीचे मैग्नेट है, ये अर्थ, ये क्या है, ये अर्थ की सरफेस है। तो अब ये इधर नॉर्थ दिखा रहा है, तो बताओ ये जो अर्थ है, इस अर्थ के नीचे जो मैग्नेट पकड़ रखा होगा मैंने, वो क्या होगा, साउथ। अभी तो नॉर्थ दिखा रहा है, अर्थ उधर क्यों नॉर्थ दिखा रहा है बताओ, उधर पे क्या आ जाएगा, साउथ है। और मैं इसे पलट दूं, पलट गया कि नहीं, पलट गया कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब उधर नॉर्थ क्यों दिखा रहा है बताओ, अर्थ में भी एक बार मैग्नेट हो, नॉर्थ तो साउथ ही की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ तो नहीं हो जाएगा ना अट्रैक्ट। नॉर्थ है तो नीचे क्या है बताओ, बोलो समझ में आ गई बात। तो वही चीज मैंने लिखी कि नहीं, अर्थ में ऊपर साउथ है तभी तो नॉर्थ पोल उधर अट्रैक्ट होते हैं। ये देखो ये है, तो नीचे क्या है, अगर मैं पलट दूं तो सारा खेल पलट जाए, वो तो उधर ही क्यों जा रहा, तो ये देखो भी मैंने पलट दूं, साउथ है कि नहीं ना। ये देखो अर्थ में ये नॉर्थ उधर दिखा रहा होगा, तो नीचे जो अर्थ के अंदर मैग्नेट, अगर बाहर मैग्नेट मान लीजिए तो क्या मिला, साउथ। तभी तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होते हैं, दोनों ही मैग्नेट है। नॉर्थ किधर जाके अट्रैक्ट होता है, साउथ की तरफ। और अगर मैं पलट दूं तो सारा खेल पलट गया, यानी उसी से वो रेगुलेटेड है। लेकिन पर नॉर्थ दिखा रहा तो वहां साउथ, समझ आ गई बात। जैसे ऊपर अर्थ में नॉर्थ दिखा रहा है, अर्थ के ऊपर एक मैग्नेट रखा है, तो अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट तो उधर का पोजीशन क्या होगा, है कि नहीं सब। उल्टा कर दो तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो दिखाता नहीं, नीचे तो नॉर्थ दिखाता नहीं, और अर्थ के अंदर ऊपर क्या हुआ, वो समझ आ गया। ये देखो अर्थ है और उसके ऊपर एक्टिव सरफेस एक मैग्नेट है, तो अब उधर नॉर्थ दिखा रहा है, तो जिधर नॉर्थ दिखा रहा है अर्थ में वहां क्या होगा, अगर ऊपर नॉर्थ दिखा है, मान लो ऊपर दिखा रहा है, कैसे दिखा है ऊपर, और दिखा तो बोलो वहां क्या है, साउथ है कि नहीं। अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर में कोर, कैसे भी देखो आप ऐसे रख सकते हो, लेकिन ये सस्पेंडेड नहीं है, जाइरो कंपास नहीं, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ये अर्थ की कोर है, ये देखो जो इसका नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी एक मैग्नेटिक है और ये भी एक मैग्नेटिक है, तो इसका नॉर्थ साउथ की ओर तो अट्रैक्ट होगा, तो जरूर वहाँ साउथ होता होगा। ये नॉर्थ है और नॉर्थ पोल किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो अर्थ में वहाँ साउथ है, कभी तो अट्रैक्ट होगा। दोनों एक ही तरीके के नेचर ऑफ मैग्नेट है। अट्रैक्ट क्यों हो रहा है क्योंकि वहाँ साउथ है, अर्थ के अंदर क्या है वहाँ पे, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। नॉर्थ होता तो अट्रैक्ट होता है।
है ना? तो नॉर्थ वहाँ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि वहाँ अर्थ के अंदर चेक करो, बोलो समझ में आ गई ना? बहुत बेसिक चीज है कि नॉर्थ साउथ भी और ही अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये है, ये देखो, तो अर्थ में, अर्थ के ऊपर एक कंपास है, वहां पर साउथ होगा तभी तो नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। हटाते ही अलग हो जा रहा है, तो जैसे ही रखते हैं तो वहाँ क्या है बताओ? नॉर्थ क्यों जाना है? वहाँ पे क्या है बताओ? ऐसा हो, देखो फिर से समझो कि यहाँ पर ये अर्थ के ऊपर की सरफेस है, अर्थ का कोर मैग्नेट है। बताओ ये नॉर्थ इधर क्यों गया? क्योंकि वहाँ साउथ होगा। देखो साउथ, उसको ज्योग्राफिक से मतलब नहीं, उसको अपने मैग्नेटिक से मतलब है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज ये, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिक साउथ पोल। वो वहां पे हमने दिखा दिया, ठीक है, मिल गया ना? बुक में कहीं लिखा है ऐसा। तो नॉर्थ दिखा रहा है, नॉर्थ किधर है? बेसिकली हम साउथ में रह रहे हैं। अगर देखो मैग्नेटिकली देखें तो हम साउथ में रह रहे हैं, एंड ज्योग्राफिकली देखें तो नॉर्थ में अलग कॉन्टेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जरूर वहाँ अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो वहाँ उसका साउथ, अगर हम अर्थ को मैग्नेटिकली देखेंगे तो हम साउथ में है ना, एंड अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो अर्थ में सर्कुलेट हो रहा है। चेक करो, दैट इज, समझो इस चीज को, बोलो हाँ बोलो, ठीक है। तो दैट इज, जब भी कोई सर्कुलर करंट होती है तो वो एक सोलिनॉइड का काम करती है, वो एक बार मैग्नेट है। तो अर्थ क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि सर्कुलर फ्लोइंग चार्जेस मेक्स ए बार मैग्नेट, अर्थ एक बार मैग्नेट हो गई। तो हम इस चीज को थोड़ा सा बस लिख लें। हाँ, तो नॉर्थ सीकिंग पोल का मतलब है वो अर्थ का नॉर्थ सीकिंग है। तुम्हें अर्थ के नॉर्थ से क्या लेना देना? जिधर मैग्नेट जा रहा है उसको मैंने कह दिया वो नॉर्थ साइड है, बस सीधी बात। और लेकिन मैग्नेट क्यों जा रहा है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर भी उधर नॉर्थ होगा तो मेरा भी नॉर्थ उधर ही जाएगा? कहाँ जाएगा वहां से? वो नॉर्थ क्यों गया? समझ में आया कि नहीं? नॉर्थ पोल नॉर्थ क्यों जाता है? कहो तो मैग्नेट में आपको रिपेल करा के दिखाना। तो नॉर्थ वहां क्यों जा रहा है? इस चीज को आप वीडियो के माध्यम से देखें। नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं है सर, नहीं है तो इसमें दिया था तो मैंने करा दिया आपको इस चार में, क्योंकि आपकी बुक है रिफ्रेशर, तो हमने कहा कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, तो उस पूरे होने चाहिए। टॉपिक आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। इसमें फील्ड का था, मैंने वो करा। चलो चलिए, ये देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का है, वही हमने बता दिया कि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल है वो कौन सा है? वो लोग समझ में आ गए ना? अभी अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ का नॉर्थ पोल किसके इक्वल है? ज्योग्राफिक इज मैग्नेटिक साउथ। कंपास का नॉर्थ है तो उसका एंड एस की तरफ ही तो रुकेगा, उल्टा नहीं जाते हैं हम। ज्योग्राफिक नॉर्थ में जाते हैं, जिधर वो जा रहा है उसको हमने नॉर्थ बोल दिया। बोला जिधर जाए उसे नॉर्थ बोलो, तो सारे मनुष्यों से पूछा नॉर्थ बोलो, कैसे? हमने कहा हमें क्या नॉर्थ बोलते हैं, हमें ज्योग्राफिक से कोई लेना देना नहीं। जिधर मैग्नेट जा रहा है उसको उन्होंने फिक्स कर दिया, उसकी एक दिशा है नॉर्थ, उसके उल्टे को साउथ बोल दिया, बस सही है। इतनी बात है। तो हमेशा एन एस की तरफ से रुकता है, इस अंदर उसमें कहीं ऐसा, तभी तो हमारा एन रुक रहा है। इससे ज्यादा क्या सोचेगा? तो अगर अर्थ को एक हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट माना जाए तो उसके उस एंड पे साउथ है, तभी हमारा एन रुक रहा है। दो मैग्नेट की तुलना करो ना, तुमको बाकी दिशा से क्या लेना देना? वो जिधर जा रहा है वो नॉर्थ सीकिंग करेंगे। ये देखिए, समझ आया? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बाकी हमने दिखा दिया सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही है। नाउ नोट डाउन, अभी मैं पूरी चीज दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। देखो
सर एक बार हम भी देख सकते हैं? हाँ? हम भी देख सकते ले लो। अब देखो, अर्थ हैज नेगेटिव चार्ज, नोट करिए, एंड इट मूव्स, सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कैसे मूव कर रही है जरा बताओ। ये वेस्ट से कहाँ जा रही है? ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट उल्टा जा रही है, तभी तो हमें सन अपीयर होता है ईस्ट टू वेस्ट। इसके बाद क्या हुआ अभी ले लेंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ सर्कुलर चार्ज, ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज क्या हुआ बोलो। अर्थ बिहेव्स एज सॉलिनॉइड, किसकी तरह काम कर रही है? अर्थ बिहेव्स एक्ट्स एज सॉलिनॉइड। अगर सॉलिनॉइड चलता है तो सॉलिनॉइड में, अब ये मुझे बताओ, ये जो दिशा चल रही है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ऊपर से देखो, ये करंट हो, सर ऊपर से क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे अगर क्लॉकवाइज है तो ऊपर क्या हुआ? साउथ। ये मैंने बता दिया आपको। क्लॉकवाइज जब वो नहीं बताया था, सर्कुलर रिंग में जब करंट होती है, और जब एंटी है तो करंट क्लॉकवाइज, सो दिस इज साउथ, और दूसरी तरफ नॉर्थ। ऐसी बात की नहीं, तो करंट क्या हो गई? क्लॉकवाइज, सो ये साउथ हो गया, साउथ। करेक्ट? समझ में आ गया? पहले दिन से तो यही पढ़ रहे हैं ना सॉलिनॉइड के सारे। चलो, अर्थ एक्ट्स एज सॉलिनॉइड एंड इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट। ये किसकी तरह काम करती है? बार मैग्नेट हुज साउथ पोल कोइंसाइड्स विद ज्योग्राफिक नॉर्थ। बार मैग्नेट में तो साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। हुज मैग्नेटिक साउथ पोल coincides with geographic north pole and vice versa, और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी। Hence magnetic compass, that is north pole of magnetic compass needle क्या करती है? Points towards, that is magnetic north, ये geographic north towards north। ऐसी बात। अब आगे देखें, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। डोमेस्टिक वायरिंग। अच्छा, डोमेस्टिक, आप बोले क्या कह रही हैं? सर एमआरआई और डोमेस्टिक वायरिंग है। एमआरआई पे भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको क्या कहेंगे? अभी तक एमआरआई पे पिछले 23 साल में कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन आप समझ लो आ जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, our body also is in contact with earth, so is negatively charged। जो अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा सब में चार्जेस आएंगे। so our body is in contact with earth, so it is negatively charged। और अगर ऐसा ना भी हो, कभी कभी तुमने सुना होगा कि कॉपर के बर्तन या सिल्वर के बर्तन में पानी पीने से वो चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज पानी हम पीते हैं, तो एमआरआई जाने वाले को एक गिलास चार्ज पानी पिलाया जाता है, पियो पानी पे, क्या पता चार्ज कमी हो। और तुमको मालूम है तुम्हारे हार्ट से एक चीज निकलती है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और एक पल्मोनरी होता है। तो ये जो निकलेगी तो ये कहीं ना कहीं ऐसे होकर फिर से ये ब्लड इसमें आ जाएगा, कहीं ना कहीं गिरेगा, तो इससे सर्कुलेशन पूरा हो रहा है ना।
उस चार्ज के सर्कुलेशन से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी इमेज ली जाएगी। उस इमेज में अगर वो हेल्दी पर्सन के साथ कोइंसाइड करे तो बोल दिया जाएगा तुम हेल्दी हो, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस पाया गया तो जान जाएंगे यही गड़बड़ी है, दिस इज द डिफेक्टिव ऑर्गन, इसको ट्रीट कर दिया जाता है। यही चीज सही है। तो इस तरीके से दैट इज द पर्सन गोइंग टू MRI, जो MRI के लिए जाता है वो क्या करता है, ठीक है, टेक्स या ड्रिंक्स सम चार्ज्ड वाटर, चार्ज वाटर को भी पी लेगा, ठीक है। इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बॉडी। सर्कुलेटरी ब्लड क्या करेगा, क्रिएट्स सर्कुलेटिंग ब्लड, चाहे वो पल्मोनिक सर्कुलेशन हो चाहे सिस्टीमिक हो, है तो सर्कुलेटिंग ही, सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी पानी चार्ज करके दे दो उसको, कॉपर के बर्तन में या किसी के बर्तन में चार्ज आ जाएंगे उसमें। चार्जेस तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है, चार्ज, ठीक है। तो एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ये क्लास का है, ठीक है। बात नहीं करो, 3 लोग पानी पी रहे, 2 लोग गिलास पकड़े और पी रहा, ऐसी क्या जरूरत है, एक एक करके भी पी सकते हो। क्लास को भी पूरा डिस्टर्ब कर रहे हो और संडे को भी नहीं आते हो, इन लोगों का बोर्ड का पेपर, इनको तो डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। ये सब केवी के बच्चे हैं, इनका कैरियर है, आ जाइए। नाउ इट क्रिएट्स, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हुज इमेज इज टू बी टेकन, उनका हमें क्या लेना होगा, इमेज या मैपिंग इज डन, ऑन एनालाइजिंग दैट मैपिंग, उसका मैपिंग करके द डायग्नोसिस ऑफ दैट डिसीज कैन बी फाउंड आउट, उसकी जांच कर ली जाती है, सही है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होगा, हुज इमेज या मैपिंग इज डन, image is taken or mapping is done, analyzing magnetic field of that, diagnosis of disease is done. बस तुमको समझ में तो आ गया, नहीं पूछा कहीं नहीं जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन की जो मैग्नेटिक, ब्लड सर्कुलेशन में सब में चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो करता रहे, तो बोलो कहीं भी चार्ज फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, सर्कुलर पाथ में जहां जहां भी जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी पूरी बॉडी में। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की मैपिंग कर ली गई कंप्यूटर से, उसका जो मैप आया MRI में, उससे हमने देखा कि कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है, जहाँ की डिस्टर्ब है वो और यही चीज। अब आगे हम देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो जांच, उसकी जांच कर ली जाएगी। अब आगे देखें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मोटर तो स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, मोटर पढ़ाई गई तो मैं बता दूं, मोटर या जनरेटर कुछ ऐसा बताया स्कूल में, पिछले 2 साल पहले था, नहीं किया तो ठीक। अब आगे देखें हम लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वास्तव में वो कैसा है। पिछले चैप्टर से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पैरेलल है, लेकिन पैरेलल भी है तो कैसा है ये तो समझना पड़ेगा ना। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, चलिए देखो, हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि ये पोल्स हैं और पोल्स में हमेशा 2 वायर जाते हैं, ठीक है। यहाँ इनका इंसुलेशन रहेगा इस तरीके से, कुछ पोल होंगे तो इसमें वो रहेगा कि कुछ क्ले प्लेट्स होती हैं जिससे कि वो पोल पे ना उतरे, बस क्ले प्लेट पे चलता चला जाता है।
अच्छा, ये जो दो वायर हैं, एक इसमें लाइव वायर होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। जो लाइव वायर होता है वो किसी भी वोल्टेज पर रह सकता है। अगर ये 240 वोल्ट पर है तो इसमें 20 वोल्ट, इसमें भी करंट है। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट। इनके बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चेक करो सब्ट्रैक्ट करके। मेरा कहने का मतलब है अगर ये 260 पर होगा तो ये 40 वोल्ट होगा, बस इतनी सी। हमेशा इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, वो हमें मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज 220 वोल्ट। अब तुम सिर्फ एक बात मुझे हर्षिता बताओ कि ये पेन यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है कि यहाँ पे? अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाऊं तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा कि कम हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने इनके गैप को ही नहीं बदला। ये अब हमें ये पेन यहाँ से यहाँ गिरे तो जितना काम यहाँ से यहाँ गिरने पे देगा, एच की जो हाइट है mgh, इतना ही तो इसे गिरने का अलाउड है, क्योंकि वो करंट इससे निकल के इसमें जानी है। तो यहाँ कर दे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बदल गए हैं लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस बदला या यहाँ पे बदला? तो मुझे ज्यादा लेना देना नहीं है कि ये है ये है। मेट्रो सिटी में जरा ऐसा होता होगा और बाकी सिटी में, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं, ठीक है। अगर तुम इससे भी बल्ब जलाओगे तो तुम देखोगे कि टिमटिमाता हुआ बल्ब जलेगा, इसमें भी रेसिडुअल करंट है, बट जीरो नहीं होता, क्योंकि करंट तो इसमें भी जाएगी ना रेसिडुअल। यहाँ से होके इस पंखे से होके जाएगी तो कहाँ जाएगी, ड्रेनेज करंट कहीं तो जाएगी, तो वो न्यूट्रल वायर में जाएगी। उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। और जो लाइव वायर होगा, जो हाई पोटेंशियल का होगा या हाई वोल्टेज का होगा, उसका रेड। रेड से करंट ली जाती है, इनकमिंग करंट, और ड्रेनेज किसको दी जाती है, ब्लैक को। सही है, न्यूट्रल को तो लिखो है, जिसको हमने करंट दी। तो ये हाई वोल्टेज, ये लाइव वायर कैसी है बताओ, और जो न्यूट्रल होती है वो क्या होती है। जरा चेक करो, यहां से तुमने मान लो करंट ली, ऐसे ले ली, इधर देखो वंदना, और फिर इसके बाद आपने एक बल्ब जलाया, तो बोलो ये किसको दे दोगे। तो अगर आप घर में एक बल्ब जला रहे हो तो बल्ब जलने पर बोलो जिससे तुमने करंट ली उसको लाइव वायर कहेंगे। और ड्रेनेज ये जो है इसको चली गई। अच्छा, जो स्विच लगाते हो, स्विच हमेशा लाइव पे लगेगा। किस पे लगेगा, लाइव को वो डिस्कनेक्ट करता है, इस पे नहीं लगता स्विच। किस पे लगता है, हमेशा जब तुम स्विच को भी पापा खोल रहे हो तो पीछे देखना वो रेड वाले वायर से ही वो कनेक्टेड है, ड्रेनेज से क्या लेना देना। सही है। तो कभी कभी ये चीज है, तो ऐसा होता है, तो ये लाइव वायर में स्विच लगा दिया और इसका कलर क्या होगा, रेड, और इसी से करंट हो करके किस में चली जाएगी, सही, और उसका कलर क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो जब आपने इसमें एनर्जी कंज्यूम की तो कुछ तो रेसिडुअल करंट जाएगी, इसमें कि नहीं जाएगी। तो ऐसा भी नहीं कि तुम नीचे वाले तार को छू सकते हो, उसमें भी करंट होता होगा, लेकिन होता जरूर। सही। अब आगे की बात समझो, वो तो अब बताने जा रहे हैं, अभी कहाँ बताया। ये तुम्हें समझाई बात की नहीं, हाँ? अब वो जो 3 नए कनेक्शन वो भी बता रहे हैं। चलो अगला देखो, ये अगर तुम्हें लाइटनिंग पता है, लाइटनिंग कंडक्टर 8th में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, 3 ऐसे ऐसे ऊपर क्या होंगे, फॉर्क्स लगे होंगे, कांटे बहुत नुकीले, अब वो यहाँ से होके यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से होके जमीन में जाएगी, जमीन को डक किया जाएगा। ये 5 फीट जब डक किया जाता है, सही है, अर्थिंग पिट बनाई जाती है, एक गड्ढा बनाया जाता है। फॉग किसे क्या है, ये एक मकान है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत चौड़ी, करीब करीब इतनी चौड़ी कॉपर प्लेट ऊपर से नीचे, लगभग सभी घरों में ये जो नई नई बिल्डिंग है सब में इतनी चौड़ी कॉपर प्लेट या एल्यूमिनियम प्लेट निकलती है। तो ये प्लेट है, कैसी है, प्लेट लंबी पत्ती निकल गई, वो जमीन के अंदर चली गई, और जमीन के अंदर एक कॉपर प्लेट है ऐसे पड़ी हुई है।
और उससे कनेक्ट कर दी। अब बताओ अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी या लाइटनिंग आएगी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में वो किस पे जाएगी? सीधा इस पे। अगर वो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग पे गिरनी है उस बिजली को, बिजली तो शॉर्टेस्ट पार्ट देखती है उसमें। अगर कहीं कोई चीज मिल जाए, वहाँ बहुत सारा मेटल रखा होगा, बहुत ग्रिल लगी होंगी, तो वो अब नीचे क्यों जाएगी? जैसे एज सून एज इट गेट्स द कंडक्टर वहीं से हो जाएगी और वो मकान को फाड़ के रख देगी। लाइटनिंग में इतना पावर है, पेड़ को फाड़ देती है, मकान को क्रैक कर दे, जो चाहे वो कर सकती है। लाइटनिंग बहुत पावरफुल होती है, 10,000 से ऊपर वोल्ट है। तो अगर तुम उसे शॉर्टेस्ट रूट दे दो तो क्या तुम्हारी बिल्डिंग को डैमेज करेगी? तो बुर्ज खलीफा, इन सब जो हाई हाई बिल्डिंग है, इवन जब भी लाइटिंग होती है आप खुद हाइट कम करके बैठ जाते हो, झुक के बैठ जाते हो कि नहीं? ऐसा करना पड़ता है। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं बताइए? लाइटनिंग कंडक्टर। तो इसमें आप अमोनियम क्लोराइड डाल देते हो, 1 बोरा 2 बोरे नमक डाल देते हो, अब बाकी मिट्टी से ढक देते हो, तो जिससे हमेशा कंडक्टिंग बना रहे हो। 6 महीने में अर्थिंग पिट में ढक्कन होता है, सभी के घरों में होगा, आप लोगों में वो तो पापा उसमें पानी डाल देते हैं एक बार। तो कभी पूछ लेना घर में कि भाई पापा इस बार अर्थिंग पिट में पानी आपने डाला है कि नहीं? पापा कहेंगे ओह मैं तो भूल गया। सही है, ऐसे याद दिला दिया तो ये एक सिविक सेंस हो जाता है। अब इसमें तुम इसको गीला कर दिया, तुमने समझ में आ गई बात की नहीं? और इसको भी ढक दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अब रेफ्रिजरेटर की बात सुनो। तो ये मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, सही है, और रेफ्रिजरेटर में तुमने क्या किया? पीछे पिन लगा दी। वो पिन किससे लगाई? मेन से लगा दी, सॉकेट, सही है। और यहाँ पर इसका एक हैंडल है, आगे एक डोर है और उसमें एक हैंडल भी लगा, उसमें सॉकेट लगा दी। तो अब यहाँ पर कोई मान लो इसको खोलने आया, तो वो जब इसको खोलेगा तो इस फ्रिज को जब वो खोल रहा है तो फिर क्या होगा बताइए? अब मान लीजिए इसके मेटल बॉडी से कांटेक्ट हो गया, सही है। अब ऐसा हो सकता है पीछे से पानी ड्रेन भी होता है, कई बार गिर भी जाता है, तो कोई भी ऐसा हो सकता है कि भाई उसमें पानी चला जाए, और ऐसे में अगर ये इस हैंडल को पकड़ ले तो ये इसके थ्रू, ये जो करंट आई है इसके थ्रू के जमीन में चली जाएगी। ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि उसके नीचे तो सब प्लास्टिक के वो लगे हुए हैं पॉड, वहां से नहीं जा सकते, प्लास्टिक के होते हैं, रबर कैप होते हैं आजकल की फ्रिक्शन की वजह से, तो इससे होके जाएगी तो इसकी जान चली जाएगी। जा सकती है कि नहीं? करंट इससे होके, क्योंकि करंट लाइट से आई और लाइट से आने के बाद चूंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग है, हमने इस रिस्क को हटाने के लिए इसी बॉडी में एक पेंच लगा दिया, स्क्रू, क्या लगा दिया? अब वहां से एक वायर लिया, एक कॉपर वायर मोटा, इन सभी से ये जो भी है, जो 3 पिन प्लग वाले होते हैं तुम्हारे घर में, तुम आयरन प्रेस करते हो, जो तुम हैंडल करोगे 3 पिन का होगा। अच्छा, जो हम नहीं छू रहे हैं, जैसे फैन हम नहीं छू रहे तो 2 पिन, कौन इसे छूने जाएगा? 2 पिन है। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा तो चेंज होता है ना, चेंज करके छू सकते हैं, अदरवाइज ये सब इतना वो नहीं है, इसके कांटेक्ट में नहीं है, प्लास्टिक बॉडी सीधा कोई कांटेक्ट में, ये सब प्लास्टिक है इसलिए सेफ नहीं। लेकिन आप समझिए दैट इज ए सेफ है। इसमें मैंने क्या किया बताइए? यहां से एक कॉपर वायर ले लिया, जमीन के अंदर डाल दिया, इसमें डाल दिया, सभी जगहों से ये जो 3rd पिन जा रही है, 3rd पिन, ये है 3rd पिन दीदी, सब 3 पिन वाले में सब यहाँ तो हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई मान लो आयरन वायरन करते तो छूने से हमारी भी जान जा सकती थी। क्या पता वही काम जो फ्रिज में हो रहा वहाँ मेटल में कांटेक्ट हो जाए और हमसे ड्रेन हो जाए। इन सब को लेके बाहर एक स्ट्रिप है लाइटनिंग कंडक्टर वाली, उससे जोड़ दिया और सब चीज अंदर चली। बोलो क्या? इफ देयर इज सम लीकेज करंट, इसको लीकेज करंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इफ देयर इज सम लीकेज करंट इन एनी होम एप्लियंस then it bypass the user, इससे नहीं जाएगा। एक होता है बाईपास रोड, तुम्हारी मेन रोड पे ना जाके लोग उससे निकल जाते हैं। then the current, leakage current bypass the user and directly goes, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, करंट तो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस जो फैसिलिटेट कर देगा। तो bypass the user and directly goes inside अर्थ। ऐसा चल हो जाता है कि नहीं? और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी करंट आ रही है, पानी बहुत देर तक है, तो फिर सीधी करंट यहाँ से वो लेगा, खूब धकाधक और सब भेजेगा, और 3 लाख बिल आ रहा है, 5 लाख बिल। क्यों आ रहा है? तुमने तो मेन से ली और पानी सूखा नहीं, घंटे भर भी होगा तो बिजली का बिल क्यों जा रहा है? कहीं लीकेज करंट है,
लीकेज करंट अगर आप ना हो घर में तो फिर क्या ग्राउंडिंग हो? द प्रोसेस इन विच द यूजर्स एप्लियंसेस आर अर्थड, इसे क्या किया जाए? सो दैट द लीकेज करंट डज नॉट हार्म द यूजर एंड इट, ठीक है, इन अल्टरनेट पाथवे इट इज डायरेक्टली डिस्चार्ज टू अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। और इसके लिए जो इसका तीसरा वायर है वो कौन सा होगा? ग्रीन वायर। समझ आया कि नहीं? किसी भी अप्लायंस में मान लीजिए फ्रिज है, उसमें से 3 वायर निकले, तो तुम पापा बोलेंगे एक सॉकेट ले आओ या एक पिन ले आओ, तो उस पिन में ग्रीन वायर कहाँ जोड़ोगे बताओ? जो फ्रिज से 3 वायर आए, फ्रिज वाला या कोई भी आता है ये सब प्लग नहीं देते, आपको अलग से प्लग खरीदना पड़ता है। तो इतना इतना वायर देते हैं, अब इसमें ग्रीन वायर होगा। जब मैं एसी ले गया था तो इसमें ग्रीन वायर होगा। अच्छा दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो वो ग्रीन वायर तुम्हें किस में लगाना होगा बताओ? जो ग्रीन वायर है उसको तुम्हें सबसे ऊपर वाले टॉप पिन में लगाना पड़ेगा, वो अर्थिंग के लिए। वो किसके लिए? और फिर इसमें जो पीछे से कनेक्शन आ रहा है, उसने पीछे से खोल के देखा जब, तो उसने देखा जो उसका रेड है वो इसके रेड से, देखो इसमें एक रेड आ रहा है। अब चलो उसमें ब्लू लगा दिया, कोई बात नहीं, ये न्यू कन्वेंशन है। पहले वाले का था दैट इज ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। अभी ये बता रहे हैं येलो ब्राउन, अब वो है ब्लैक है। तो अभी जो नई एसी आ रही है उनमें अलग कन्वेंशन हो गया, ब्राउन हो गया है, ग्रीन तो ग्रीन ही रहा, और येलो हो गया, वो अभी हमें बता देंगे। पहले पुराना कन्वेंशन समझो। चलो अब आगे की बात समझो। सर अगर हम लोग बैग में कोई वो लगा देते रबर वाला पहनते तो फिर वो नहीं, क्या चीज? अगर हम लोग फुटवेयर में कुछ रबर की चीज पहने जो कि नॉन कंडक्टिंग है तो फिर हमसे पास नहीं होगी। तब हमसे पास नहीं होगी। बट सर जब वो आएगी हमारे पास आएगी लेकिन ग्राउंडेड नहीं होगी। लेकिन अगर हमको पकड़ के हमारा बच्चा खड़ा है तो बच्चे के थ्रू जमीन चली जाएगी। समझ में आ गई बात? वैसे हाथ अगर बेयर हैंडेड रहता है तो फिर बेयर हैंडेड से कुछ नहीं, अगर आपके पास स्लीपर्स हैं देन यू आर सेफ, क्योंकि आपने उसको इंसुलेट कर दिया ना, कट ऑफ कर दिया, सर्किट इज ओपन। चलो अब कुछ चीजें लिखे, थोड़ी चीज समझ में आई फिर हम आपको समझाते हैं। क्या कहीं से भी कुछ लोग डिफ्रॉस्ट करते हैं, कईयों की पुरानी फ्रिज है, कहीं कभी कभी पीछे से ट्रे से निकल आता है। 10 तरीके की बीमारी होती है। तो कई बार नीचे का ट्रे, यहाँ भी ट्रे होती है पीछे, ऐसा बहुत क्या होता है, तो उससे आ ही जाता है, हिलने डुलने से पानी ऊपर आ गया। कभी ना ये एक्सीडेंटली होता है, वैसे सारे सेफ्टी प्रिकॉशन है। और कुछ लोग क्या करेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ा बचा है पीछे डाल दिया। भाई किसी के मेहमान बन के गए, अपना काम करिए। किसी एक्सीडेंट से बचने के लिए आपका आयरन ही है, आप आयरन कर रहे हो, कपड़ों में पानी छिड़क रहे हो, क्या पता प्रेस पे ही छिड़क जाए, या ऐसा एक्सीडेंटली गिर जाए, आप सोचो ये सूखी है चलो इस्तेमाल करें, लेकिन उसे मेटल पे कांटेक्ट पे आ गया। ऐसा हो जाता है ना, गलती से पानी गिर गया, फ्रिज के ऊपर ही गिर गया, स्पिल हो गया, वो गया पीछे चला गया, अब वो सूखेगा थोड़ी इतनी जल्दी। सर पर आजकल तो फ्रिज में पूरा ब्लॉक आता है। ब्लॉक है, कुछ भी अर्थिंग हो रही है, कईयों की जान गई इसलिए कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है शॉर्ट सर्किट, ये इलेक्ट्रिक शॉक तो लगता है, तो उसके लिए सब फिर से बहुत सारा करने के बाद भी लगता है। तो इसको समझें और फिर हम आगे देखें। अभी देखो नाउ देखो अब हम लोग डोमेस्टिक सर्किट बनाएंगे। क्या आपके पास 2-3 कलर के पेन है? नहीं तो आप पेंसिल से बना के इसको लिखो। अब देखो सबसे पहले रेड ब्लू ब्लैक रहेगा ना। देखिए लाइव वायर से हमने कनेक्शन लिया और वो किससे गया? इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज। ये देखो, नहीं तो किसी एक पेन से बना लो, उसमें ऊपर लिख दो, एक को डॉटेड बना लो, डॉट डॉट बना लो तो उससे पता चल जाएगा रेड है वो है। अच्छा अब ये अगर फ्यूज क्या होता है बताओ? फ्यूज इज लेड टिन एलॉय, ये फ्यूज है। इफ करंट इज मोर देन द रेटेड करंट, इस हमारे कमरे में 5 एम्पियर करंट आ रही टोटल, हम यूजर हैं, हमें 5 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया है, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हमने ड्रॉ कर ली।
इसमें मैं कोई भारी मशीन लगा दूं ना, हमारा फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि भारी मशीन को बहुत सारी करंट चाहिए चलने के लिए। मोर देन द रेटेड करंट इज टेकन फ्रॉम मेंस, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मेंस, देन लेड टिन एलॉय फ्यूज मेल्ट्स। ये फ्यूज है, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखो बुक का ही डायग्राम बनाना, बस आपको बनाते जाना है हमारे साथ। बुक वाला पेज भी खोल दो, वही पूरा समझाते जाना। इलेक्ट्रिक फ्यूज देखो अभी इतना बना दिया है, वही चीज ही नहीं। तो ये इसका नाम बताओ जरा, लेड टिन एलॉय। फ्यूज क्या चीज होती है अदिति, लो मेल्टिंग डिवाइस। ये थोड़े से ही हीट पे मेल्ट हो जाए एंड इट अवॉइड्स एक्सेस करंट। या कभी ऐसा हो जाए मेंस में 220 की जगह 240 की जगह हाई वोल्टेज आ जाए 500 वोल्ट, तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादा आएगा, तुम्हारे सारे प्लेन जल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि फ्यूज जो 1 रुपए का है वो फूक जाए। और वो क्या करेगा बताइए, इट सेव्स, ये क्या करेगा आपको, इट सेव्स योर कॉस्टली अप्लायंस, उसमें करंट ही ज्यादा नहीं जाने देगा। एक बार फ्यूज दिखता कैसे है, देख लो, ये देख लो फ्यूज कैसा दिखता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। सर के पास ग्रीन स्केच है, इसी करने को तीन रखा होता है। इसके बीच में एक बहुत पतला वायर है, ध्यान से देखना। देखो आप लोग भी देखो, अगर मैं इतना छोटा लगा रहता है, यही वायर इसके बीच में, एक बीच में पतला सा वायर जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। और पीछे देखिए, हो जा रहा है। व्हाइट पेपर पे रख के देखोगे दिख जाएगा, वायर दिख रहा है। हाँ वाइट, तो वही है, वो लेड टिन एलॉय का, सही है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लगा देते हैं। अब आगे देखो, इसके बाद आगे क्या है, नाउ चलो ये इसको हटा दो। सही है, वो आएगा, इधर ध्यान दीजिए आप, वो सब आता जाएगा। सर ये पहला वाला कौन सा है? लेड टिन एलॉय। अगर ज्यादा करंट जाएगी तो क्या ये मेल्ट हो जाएगा, इट मेल्ट्स एंड अवॉइड्स इफ देयर इज मोर देन द रेटेड करंट। तो बोलो जूल हीटिंग लॉ क्या कहता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई के ज्यादा होने पर क्या हीट ज्यादा होगी, और वो हीट क्या इस लेड टिन एलॉय को मेल्ट कर देगी। क्या तुम इस लेड टिन एलॉय को ही इलेक्ट्रिकल फ्यूज कह रही हो, तो हाँ तुम सही कह रही हो। अब आगे देखो, सही ना, इसमें क्या क्या बोलो, ये मीटर है, तो मीटर में अब जाएगी, जितनी तुम लोगे उससे रीडिंग बढ़ेगी। मीटर के थ्रू दिख रही करंट। तो अभी आगे चलिए, मीटर से आपने ले ली, ठीक है ना, मीटर से भी। अब जरा देखिए, इसके दो कनेक्शन है कि एक तो ये रेड वायर, ये रेड वायर है, और बात नहीं करो, इसको बस ड्रॉ करो। ये देखिए, ये बड़ा वाला जो पिन है वो किसके लिए होता है बताओ, जिससे कि आप ये ना हो कि रात में 3 पिन प्लग है उल्टा पुल्टा डाल दें, बड़ा वाला बड़े नहीं जाएगा। इट इंश्योर्स दैट करेक्ट पिन्स आर गोइंग इन करेक्ट वे, ठीक है ना। तो एक बड़ी पिन होती है, वो अर्थिंग पिन होती है, उससे आपको अंधेरे में भी दिखाई देगी। नाउ अब देखिए, ये हमारे पास 3 ये सॉकेट्स हैं। ये एक इसमें कनेक्ट कर दिया, ये किसमें कनेक्ट कर दिया, इसमें कनेक्ट कर दिया, और एक इसमें कनेक्ट कर दिया। बोलो ये आ गया क्या, सर ये बॉक्स क्या है, एक बॉक्स और लगा लो। ये बॉक्स क्या है, अब ये देखो, एक इसमें बॉक्स भी है, चलिए ऐसा देखो, इस चीज को क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये अच्छा, मेरे वहां पर एक फ्यूज लगा है, लेकिन जरा सा फ्लक्चुएशन होता है, खट से गिर जाता है, इसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। अगर इसमें सडन फ्लक्चुएशन है करंट का, एक होता है कि फ्लक्चुएशन हो, फिर वो हीट अप हो, फिर मेल्ट हो,
हो सकता है तब तक उस 2 सेकंड में मेरे एसी को ज़्यादा डैमेज हो जाए, क्योंकि 80-85 हज़ार के एसी डैमेज हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये तुरंत गिर जाता है। कहीं पर फॉल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा, हमने एक और काम किया। क्या उधर पीछे तुम्हें 6 सर्किट ब्रेकर दिख रहे हैं? सीवी, इसको कहते हैं एमसीबी। घर घर में क्या बोला जाता है? एमसीबी। इसको भी एमसीबी कहते हैं। मतलब कैसे वर्क करता है? इसलिए इफ देयर इज सडन फ्लक्चुएशन, आप सुन ही नहीं रही हैं, यू आर डेड हियरिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं? बात में कर लीजिएगा। अभी ये देखिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं? इफ देयर इज सडन फ्लक्चुएशन इन करंट, देन इट क्या होगा? फॉल्स डाउन। ये क्या होगा? ग्रेविटी के सपोर्ट में काम करता है। नीचे गिरना तो सबके लिए आसान है, इसको कहते हैं ट्रिप ऑफ। ये क्या हो गया? तुम बार बार ऑन करोगे, ट्रिप ऑफ हो जाएगा। इट विल नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट अंटिल योर फॉल्ट इज रेक्टिफाइड। जब तक ये रेक्टिफाई ना हो जाए, तुम्हारी इसमें गड़बड़ियां हैं, या बाहर से कहीं स्पार्क हो रहा है कुछ, और कहीं स्पार्क भी होने लगेगा, सब एमसीबी गिर जाएंगे। ये जो ये दिख रहा है ना, ये स्विच नहीं है, जरा सा कुछ होगा, ये एमसीबी है। एमसीबी पे काम कर रहा है, स्विच की भी क्या जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं करना है। और तुम्हारे सारे अपीयरेंस बच जाएंगे, वो सारे गिर जाएंगे। उसमें भी कभी कभी कोई गिर जाता है तो वो लाइट नहीं आती। बोलो सही है? बताओ इतने एमसीबी की क्या जरूरत है? मैंने फ्रिज इसके लिए, एसी के लिए 3 अलग अलग एमसीबी लगवाए हैं कि अगर एक एमसीबी में गड़बड़ी हो तो वही वाला गिरे, बाकी तो चलते रहेंगे। तीनों को एक से नहीं कनेक्ट कराया, तीनों को एक से कनेक्ट कराया होता तो फिर एक भी ना चले। अच्छा, हमने ऑफिस के लिए अलग एमसीबी लगवाया है, इधर के लिए अलग एमसीबी, तो 5-6 एमसीबी होगा कि नहीं? इसीलिए तुम्हारी बुक में भी 6 बने। तो तुम एक करो, जो डिफरेंट लोड्स हैं उनके लिए अलग अलग एमसीबी लगाओ, जो जरूरी है उनको एक पे लगाओ, जो गैर जरूरी है जैसे फ्रिज हुआ उनको दूसरे पे लगाओ, तो फॉल्ट का पता चलेगा कि नहीं? एसी का अलग का। तो इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दिस इज ए सेफ्टी। और कौन सी सेफ्टी है? दिस इज ए सेफ्टी। और तीसरी सेफ्टी कौन सी है? अर्थिंग। 3 सेफ्टी तुम यूज कर रहे हो अपने। अभी अर्थिंग वायर ग्रीन चल रहा है उसमें ऊपर की नहीं, वो तीसरी सेफ्टी। सही है? तो लिखो इस चीज को, यहाँ लिखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी बात तुमको समझ में आ गई? जरा सा भी सडन फ्लक्चुएशन होगा, एक ट्रिप होगा। मैं सबको लिखाऊंगा अभी पूरी बात, आप समझते जाओगे। देखो एमसीबी है तो उसमें जैसे कि 6 बने हुए हैं, तो सब में से लाइन वायर जाना चाहिए ना? सब में से जाएगा, लेकिन सब में से तो अंदर अंदर चला गया, तुमको वो दिखाना नहीं है। दैट इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट, वो इलेक्ट्रिशियन करेगा, क्योंकि अलग अलग से रूट हो करके निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो तुम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सब में जाएगा? हाँ, सब में जाएगा, सभी एमसीबी में जाएगा। किसी से जा करके बल्ब में चला गया, किसी से फैन में चला गया। मुझे बल्ब ज्यादा जरूरी, तो बल्ब तो जलेगा कमरे का, फैन न चले, फिर एसी के लिए अलग करा दिया, वहां के लिए अलग करा दिया, ऐसा हमने कराया। ऐसा ठीक है कि नहीं? एक इन्वर्टर के लिए अलग दे दिया। अब जरा देखो, तुम्हें ये समझ में आ गया कि एमसीबी से हो करके जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, फ्यूज में अगर हीट ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा बताइए? बस ये H इज इक्वल टू I स्क्वायर, RT जूल सेकंड। और ये किसका बना हुआ है बताओ? बताया करो, लिखते जानो। कितनी बार आपको बताया? 4 बार बताया, तुम एक बार नहीं बता रहे हो। सही है? चीजों को प्रिसाइजली लो, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे अगर आपने स्विच लगा दिया तो यहाँ पे जब तुम प्लग लगाओगे, कोई भी तुम्हारे पास ऐसे प्लग होगा, तो क्या प्लग में 3 पिन होंगे? एक प्लग है और उस प्लग से आपने वो पिन लगा दी, तो एक पिन इसमें जाएगी, वो किस में जाएगी? और एक इसमें होगी, वो इसमें चली जाएगी। और इस पिन, आप इस प्लग से क्या करेंगे बताइए? ये जाके कोई इलेक्ट्रिक आयरन होगा तो चलेगा, तो उसमें भी तो एक अर्थिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो वो हमको हार्म पहुंचा सकती है। तो ऐसे करके किया जा सकता है। जो बड़ा वाला सर्कल होता है वो अर्थिंग वाला होता है। जिसमें बड़ा जो बड़ा वाला सबसे मोटा पिन वो इसमें जाएगा, सही है? तो वो इसमें लगा देंगे और ये 2 पिन इसमें चली जाएंगे। अच्छा, अब इन सभी में हमने रेड की ओर कनेक्शन दे दिया है। अब बताओ, जब तुम्हारा ये स्विच इसमें लगा दोगे तो रेसिडुअल करंट कैसे जाएगी? इस प्लग को मैं वैसे घुमा के बना देता हूँ, क्योंकि प्लग कैसे अब लगेगा? ऐसे लगेगा, सही है? और इसी में
ये पिन किस में जाएगी? सबसे बड़ी वाली, तो ये छोटी वाली इसमें चली जाएगी और इसी से इसको कनेक्ट कर। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब बुक में टेढ़ा बना तो हमने भी टेढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं। अब ये बताओ जो रेसिडुअल करंट है, इनसे निकलने वाली, इनसे निकलने वाली और इनसे निकलने वाली तो यूज हो गई। देखो इससे होकर करंट किसमें गई हर्षिता? बताओ, पहले रेड से आई और तुमने रेड पिन लगा दी तो क्या अब इससे करंट इसमें जाएगी? जाएगी, क्योंकि तुमने तो कनेक्ट कर दिया। अब इससे होने के बाद जब इसके होकर, इसके अंदर नाइक्रोम का वायर है, बड़ी चौड़ी पट्टी होती है रेजिस्टेंस की, फिर उससे होकर ये भी रेसिडुअल करंट आएगी, वो कहाँ पहुंचेगी? ये इसमें चली जाएगी। ये ड्रेनेज करंट है वो इसमें चली जाएगी। अब वहां से कहीं जैसे बाहर भी तो घर से बाहर फेंकना है, अब तो तुम्हारे मतलब की नहीं रह गई ना, तुम्हारा काम चल गया। तो इन सबको कनेक्ट करो और इन सबको कनेक्ट करने के बाद ये देखो कनेक्ट कर दिया, ये अपने घर से बाहर निकाल दो। ये ड्रेनेज करंट। अब इसको एमसीबी की जरूरत नहीं है, भले ही तुम चाहे एमसीबी से ले जाओ, एमसीबी में वैसे बाईपास है, ये बस ऐसे ही चली जाएगी, इसका एमसीबी से लेने देना है। इसमें कभी फ्लक्चुएशन होगा नहीं, आने वाले से खतरा ज्यादा है। और फिर ये कहाँ से जाएगी? इसमें चली गई और फिर उसके बाद ठीक है मीटर से होकर, मीटर से भी दिखाया है तो कोई बात नहीं, मीटर से भी गया है तो ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये बाहर निकल गई। हाउएवर इट गोस टू, जो तुम्हारे पोल में नीचे की वायर है, मोटे मोटे दो तार होते हैं, दो ही तार होते हैं, उस नीचे में इसको फंसा दो। वो इलेक्ट्रीशियन जाके करेगा। बोलो बात समझ आई? एक तार लेगा लाइव वायर के लिए और एक नीचे वाले जोड़ देगा, बस हर एक का, सभी के घरों का यही है, पोल में जुड़े हैं दो तार। पोल से ग्रीन, तुम अपने घर के पीछे कुदाल लेके गड्ढा खोदो और उसमें कॉपर वायर डालो, वो कॉपर वायर ला के क्या करो, सभी का जो तीसरा पिन है इसमें पीछे पीछे लाओ और सबके थर्ड पिन में लगाओ। जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, सब हमने भी ये किया होगा, तुम्हारे पापा घर में ये करते हैं, बस उनको ये बोल देना अर्थिंग पिट में पानी डालने का। अच्छा, इन सब से ये जो थर्ड पिन हमने क्या किया बताओ? एक एक वायर लिया, जरूरी नहीं ग्रीन तो हमारे आपके समझने के लिए यहाँ से, अब वो वायर नीचे जा रहा है सीढ़ियों के पास से, सही है, सीढ़ियों के पास से या ऊपर से जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और वो नीचे जाके मैं वो देख रहा हूँ बीच में एक बार वो कॉपर गल गया था, तो फिर से हमने उसमें नया वायर जोड़ा, लंबी स्टिक जोड़ी और 1 किलो नमक डाल के फिर से उसको जमीन के नीचे दबा दिया, गाड़ दिया। अब बोलो सारी ड्रेनेज करंट कहाँ जा रही है? नमक क्यों डालते हैं? कंडक्टिंग, और NH4Cl भी डालते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब कंडक्टिंग होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अर्थ कई बार नॉन कंडक्टिंग हो जाती है, कई कुछ। तो अगर ये सब पड़ा रहेगा तो वैसे हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कि जिसको हम लोग यूजर्स छूते हो। तुम लोग भी कभी यहाँ छूते हो तो क्या पंखे में? तो हमें ऐसी तो कोई बात नहीं कि अर्थिंग की ज़रूरत नहीं, हमारे सारे प्लेन्स 2 पिन है, लेकिन फिर भी वो काम करता है एसी वाला तो भी स्विच हटाई देता, उसके लिए भी अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है, इतना हमें देखना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से सेफ्टी रखते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इनका पर्टिकुलरली यही कलर में होता है, बस ये हमारे साथ रखने के लिए होता है। पर्टिकुलरली इसलिए मान लो ये एसी के 3 वायर आ गए, तो एसी में तुम्हें कौन सा, ये हमारी तरफ से खरीदा हुआ है, वो स्विच नहीं देगा। तुमने कभी तुम्हारे घर में अप्लायंस आया है तो ऐसे सारे अप्लायंस वो स्विच नहीं देते हैं। वो क्या पता तुम्हारे घर में क्या कनेक्शन हो, कैसे पिंस हो, कोई 15 एम्पियर लगाता है, कोई 5 एम्पियर, तो छोटे बड़े साइज के होते हैं ना सॉकेट्स, तो कहते हैं अपने हिसाब से लगा लो, इसीलिए नहीं देते, ठीक है। तो तुम किसमें कौन सा लगाओगे? इसके अंदर 3 पिन होते हैं, कभी सॉकेट खोल के देखा ना तुमने प्लग, तो उसमें भी तो अंदर कनेक्शन कौन सा किस में लगाओगे? तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि फ्रिज से कौन सा। एक इसमें वायर है वो इसकी बॉडी से पीछे स्टील के पेंच में कसा हुआ, वही अर्थिंग वायर। अब तुम इसको पूरा छील के तो नहीं देखोगे कौन सा पेंच से कसा, वहां दिख रहा है वो पेंच पे कसा है, लेकिन इसके अंदर कहाँ से वो पेंच से कसा, कलर नहीं हुआ तो क्या जानोगे? तो तुम जो पेंच से कसा है उसको सबसे टॉप पे लगा दो। अब अगर एसी में आएगा और एसी से दीवार में, कभी कभी तुम इससे पानी लीक होते हुए भी देखते होगा, पीछे तो कई बार होता है, बोलो अगर लीक हुआ और उसी पेंच में आ गया, क्या पता कहाँ कहाँ अंदर जा रहा हो, तो उसमें ही दीवार पे आ जाएगा, दीवार पर कोई पकड़ेगा तो झटका लग जाएगा। उस झटके से बचने के लिए हमें तो इसे कनेक्ट करना ही होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देयर आर ऑलवेज, और ये छोटा मोटा नहीं, काफी ज्यादा लोड ले रहा है, तो फिर करंट डाउन अगर जा रहा है तो ज्यादा झटका लगेगा। चलो इतना तुमको समझ में आ गया? दिस इज, ये लाइव वायर है और ये क्या है?
न्यूट्रल वायर। सर, एक न्यूट्रल चीज वायर क्या पूछना है। करता है बताइए? सर एक चीज़ पूछना है हाँ बोलिए। सर, डिस्टिल वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती ना, फिर नहीं करती। करंट लगेगा क्या? लाइव वायर है ये, कैसा बताइए? यहाँ का डिस्टिल वाटर। इसमें वो जब लीक होता है पानी। अरे पानी लीक हो गया, कहीं ना कहीं पानी लीक हो रहा तो कुछ तो कंडक्ट कर ही सकता है, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत भी कर देगा तो बहुत। वाल से कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्ट करेगा तो नहीं। अब ये देखो, अच्छा इन सब की ये ग्रीन वाली क्या करेगी? देखो बुक में सारे ग्रीन को यहाँ लेके ऐसे बाहर ऐसे निकाला करो, दैट इज इसको बाईपास कर रहा है। और फिर इनको लेके ये अर्थिंग वायर है टू योर बैक यार्ड, इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो तुम्हारे लीकेज करंट के लिए थोड़ी ना करती है, नहीं। तो ये कहाँ जाना बताइए? टू बैक यार्ड अंडरग्राउंड। और उसका मैंने पूरा मेथड वहां बता दिया, क्या क्या डाला जाएगा। 1 बोरा अमोनियम क्लोराइड, 2 बोरा नमक, वो सब पड़ता है। दैट इज, इसका नाम क्या है? अर्थिंग वायर। इट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक मीटर। अच्छा ये बताओ कि अगर हमारे पास ये डिफरेंट है सप्लाई, तो क्या तुम इसे पैरेलल मान रहे हो? एक ही देखो 3 आ गए कनेक्शन, तो ये पैरेलल ही है, क्योंकि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, सब तो पैरेलल ही है। तो यहाँ से आपने एक मेन और न्यूट्रल में बस आपने कनेक्ट कर दिए बहुत सारी, यही तो पैरेलल होता है। इसी के बीच में स्विच लगा दिया, स्विच से क्या हुआ? इसी स्विच में तो अभी तुम रजिस्टर लगाओ। तो ये कैसी डिवाइस है? पैरेलल के क्या फायदे हैं? दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट एप्लायंसेस इज सेम एज जो मेंस का है, मेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, सो दे वर्क एफिशिएंटली एंड देयर आर मल्टीपल स्विचेज सिस्टम होगा, ऑप्शनल सिस्टम। हाँ बोलिए। फिर वो इलेक्ट्रिक मीटर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक मीटर, तो ये क्या चीज है बताइए? इलेक्ट्रिक मीटर। अब अभी भी थोड़ा सा बच रहा है जो है हमारा, इसके बारे में बहुत कुछ कराना है, बहुत सारे नोट्स हैं, वो कल ही अभी ये चैप्टर